Hello everyone, welcome to my channel यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को। बहुत क्विकली रिवीजन करेंगे, हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवाइज करेंगे और उन नोट्स के अंदर आपको लक्ष्मीकांत में जो चीजें मेंशन है वो भी मिलेंगी। किसी अदर बुक में कोई चीज मेंशन है आपको वो भी नोट्स के अंदर मिल जाएगी। एंड आई गारंटी यू कि इन नोट्स को कवर करने के बाद और मेरी क्लासेस को अटेंड करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप पॉलिटी में ना क्लियर कर सको। आप चाहे पीवाईक्यूज को उठाकर देख लेना, एक भी ऐसा पीवाईक्यू नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। तो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे: मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, इस एग्जाम के लिए 2025 के लिए जो है ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारा जो रिपब्लिक डे आता है 26 ऑफ जनवरी, उन चीजों को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए ये चीज थोड़ी ज्यादा न्यूज में आ जाती है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम इस चीज को अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से दिमाग में आया, कहाँ से इस चीज की डिमांड उठी, तो हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे। इसकी डिमांड सबसे पहले हुई 1934 के अंदर, और जिन्होंने की ना ही उनका कोई कांग्रेस से लिंक था, ना ही उनका लिंक महात्मा गांधी से ऐसा कोई था। किसने की थी सबसे पहले इस चीज की बात? एम.एन. रॉय ने की थी, जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 1934 में उन्होंने ये चीज को सामने रखा सिर्फ एक बार, सबसे पहली बार। उसके बाद 1935 में क्या हुआ? 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और बात की कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। उसके बाद क्या हुई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को फर्स्ट टाइम जब एक्सेप्ट किया, उसको बोला जाता है अगस्त ऑफर 1940, जिसको हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में ब्रीफली डिस्कस किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अगस्त जो ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया था और साथ में आपकी मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया था। उसके बाद दोबारा 1942 में क्या होता है, 1942 के अंदर आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है। अब क्रिप्स मिशन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इसको भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया और साथ में मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर भी बात नहीं बन पाई। लास्ट में दोबारा नियर अबाउट 1945 के लास्ट में, बट हम ऑफिशियली रेट 1946 ही लेते हैं, 1946 के अंदर आपका आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने भी, ऐसा नहीं है कि उसने भी 100% आईएनसी की डिमांड्स को या मुस्लिम लीग की डिमांड्स को 100% प्रायोरिटी दी और उसको भी लोगों ने खुशी खुशी अपनाया, बट कहीं ना कहीं पार्शली कर कर चीजें थोड़ी एडजस्ट कर कर इसको थोड़ा बहुत आईएनसी ने भी एक्सेप्ट किया और लीग ने भी कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया। और इसी मिशन के आधार पर, इसी मिशन के बिहाफ पर फिर क्या हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? टोटल स्ट्रेंथ थी 389। 389 को अगर आप डिवाइड करोगे तो पहले डिवाइड होती है 296 और 93 के अंदर। 93 क्या हो गए? 93 थे आपके प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर, 296 आपके थे ब्रिटिश इंडिया से मेंबर। अब इस 296 को फर्दर डिवीजन भी दिया हुआ है, वो है आपका 242, नहीं सॉरी 292 एंड 4 चीफ कमिश्नर्स प्लेसेस से थे, और जो 292 थे वो मेंबर्स थे कहाँ से? जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस उस टाइम पर इंडिया के अंदर थी, वहां से। अब सिस्टम क्या लिया गया था उस टाइम पर, जो प्रिंसली स्टेट से जो इंसान इलेक्ट किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे, वो तो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उन्होंने डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। जो ये 296 थे, ये जो उससे पहले जो इलेक्शंस वगैरह हुए उन सारी चीजों के बिहाफ पर असेंबली के अंदर नॉमिनेट किए गए। उसके अलावा एक क्राइटेरिया लिया गया कि एक सीट मिलेगी एवरी मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पर भी कम नहीं थी, तो 1 पर्सन होगा कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? मिलियन, यानी नियर अबाउट 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर
वन पर्सन उस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा था असेंबली के अंदर। उसके अलावा यही बता रखा है रिप्रेजेंटेटिव थे जो ईच प्रिंसली स्टेट के वर नॉमिनेट बाय हेड ऑफ स्टेट, जो भी उस प्रिंसली स्टेट का हेड था, चाहे वो हिंदू राजा था मुस्लिम राजा था, उन्होंने डायरेक्ट उस चीज को नॉमिनेट कर दिया। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो इलेक्शंस हुए, जो वहां से नॉमिनेशंस हुए, उनके अंदर 3 कम्युनिटीज के अंदर मेजरली चीजों को डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख और तीसरी कैटेगरी थी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर ही हिंदूज को इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं कह सकते आप कि हम लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख, नहीं, आपको थर्ड वन जनरल ही लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फुली इलेक्टेड बॉडी थी या फिर फुली नॉमिनेटेड बॉडी थी, तो दोनों ही चीजें गलत होंगी, क्योंकि वो पार्शियली इलेक्टेड बॉडी थी। जब हम बात करें ब्रिटिश इंडिया से जो लोग वहां पर आए वो इलेक्टेड थे, और वही जो प्रिंसली स्टेट से जो वहां पर मेंबर आए वो नॉमिनेटेड थे। तो इट इज कॉल्ड पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। उसके बाद असेंबली ने वर्किंग स्टार्ट की। असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई वो आपकी हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। अब इसके अंदर क्या था, पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, मुस्लिम लीग के किसी भी मेंबर ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, और टोटल मेंबर्स में से सिर्फ 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया। तीसरी चीज क्या थी कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा भी गया था, और डायरेक्टली पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे। 4 ऑप्शन थे, आंसर था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन अब 2025 में तो रिपीट नहीं हो सकता, तो वो अब आपसे अगर पूछेंगे तो कुछ और ही पूछेंगे। तो ये चीज हुई पहली मीटिंग के बारे में। अब इस मीटिंग के बाद क्या हुआ, इस मीटिंग के बाद क्या हुआ, इस मीटिंग के बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उसके अलावा एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है, जो अक्सर हमें याद नहीं रहती और मैक्सिमम टाइम स्किप भी हो जाती है, पढ़ते टाइम भी और आपको कोई पढ़ा रहा है उस टाइम भी। वो क्या है कि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ये उनका हो गया एक काम। उसके अलावा उस टाइम पर इंडिया में कोई और गवर्नमेंट तो थी नहीं, और 1947 में हम आजाद भी हो गए थे, तो जो इंडिया की वर्किंग थी एज अ गवर्नमेंट वो भी कौन संभाल रहे थे, वो भी वो सेम मेंबर संभाल रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। अब उनके 2 काम थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मिलते थे उस टाइम पर उनके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं जब वो मेंबर देश के किसी मैटर से रिलेटेड, देश के सिस्टम को उस टाइम पर चलाने से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शंस तो आपके 1952 के अंदर हुए थे, उससे पहले वर्किंग उन्होंने ही संभाली, तो जब वो देश के किसी मैटर से रिलेटेड मिलते थे, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलते थे, उस टाइम पर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, जीवी मावलंकर उस टाइम पर प्रेसिडेंट बनते थे, और जीवी मावलंकर ही बाद में चलकर हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया भी बने। तो ये भी हमें याद रखना है। अब एक ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन उस टाइम पर, रिजोल्यूशन भी काफी उस टाइम पर पॉपुलर था, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको 13 दिसंबर 1946 मतलब असेंबली के बनने के जस्ट 4 दिन बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काम आ सकते थे, इसलिए इसको अडॉप्ट भी किया गया। इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, और जो बाद में हमारा प्रियम्बल बना वो कहीं ना कहीं इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर ही, बिहाफ पर ही बाद में क्रिएट किया गया। उस टाइम पर 1947 में हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, और 1946 में हमारी असेंबली बन चुकी थी। इसीलिए 1947 में भी एक इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नाम से भी आया था। उस एक्ट की वजह से असेंबली में क्या चेंजेस आए, क्योंकि एक्ट तो ऑलरेडी हमने हिस्ट्री की क्लास में भी डिस्कस कर लिया, लेकिन उस एक्ट की वजह से असेंबली में क्या क्या चेंजमेंट आए सिर्फ हम यहाँ पर वो देखेंगे। पहला चेंज आया, उस एक्ट ने असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया, कि असेंबली को अब ब्रिटिशर्स के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेयर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसको पास करेगी वही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं होगा।
उसी एक्ट ने बनाया था क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरीज लॉ फॉर द कंट्री, कि यही असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बनेगी भी मिलेगी और हमारी कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉज को पास करेगी। इसीलिए उसी असेंबली को ये भी बोला जाता है इट बिकम द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। वो पार्लियामेंट की तरह भी उस टाइम पर काम कर रही थी। और साथ में असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 389 की जगह 299 रह गई थी आफ्टर पार्टीशन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ कमिटीज थी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। अब अगर आप लक्ष्मीकांत को खोलते हो तो उसमें बहुत सारी कमिटीज हैं और सबके नाम याद नहीं रह सकते, तो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ मेंशन कर दी है क्योंकि इस साल के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो कुछ और असेंबलीज हैं, 3-4 ही, सभी लक्ष्मीकांत की हम नहीं करेंगे, ये सभी नहीं पूछी जाएंगी, बट 3-4 और इम्पोर्टेंट है, उनको भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे उनकी लिस्ट शेयर कर दूंगी, वहां से आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, सिर्फ नजरों में रखना ताकि अगर गलती से पूछ लिया जाए तो आ जाए, पर इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी, इन तीनों के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और ट्राइबल, इनके हेड थे सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, अब देखो ये बात याद रखना, जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स में एक तो कंबाइन थी पूरी, जिसको हेड करते सरदार पटेल। इन्हीं के अंदर काफी सब कमिटीज भी थी, जैसे कि सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, उनके प्रेसिडेंट जो थे वो अलग थे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जैसे सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तो सरदार पटेल ही थे, माइनॉरिटीज के और ट्राइबल के ये नहीं थे। तो इस हिसाब से आपको वो भी थोड़ा सा आंखों के अंदर, नजरों के अंदर आपको रखना है। अब ये हो गया सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और फ्लैग कमेटी, ये तीनों कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों कमेटी को हेड कर रहे थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। सेटअप कब हुई, सेटअप हुई 29 अगस्त 1947, डायरेक्ट आजादी के थोड़े से दिन बाद। चेयरमैन बने डॉक्टर BR अंबेडकर। पहला ड्राफ्ट इन्होंने बनाया फेब 1948 तक, सेकंड ड्राफ्ट बनाया अक्टूबर 1948 तक, फाइनल ड्राफ्ट इन्होंने असेंबली के सामने रखा 4 नवंबर 1948 को। अब इनके ड्राफ्ट देने के बाद क्या हुआ, असेंबली के अंदर फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई, जो आज भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा या कहीं भी, पार्लियामेंट की वर्किंग क्या होती है, 3 रीडिंग्स होती है आपकी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों रीडिंग का अलग अलग इंपॉर्टेंस पार्लियामेंट के अंदर होता है। तीनों रीडिंग के बाद ही कोई चीज लॉ बनने के, लॉ बनती है, एक्ट बनती है या फिर नहीं बनती है, वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो पहले आपकी फर्स्ट रीडिंग हुई जिसके अंदर जनरल डिस्कशन हुआ, कितने, 5 दिनों के लिए। उसके बाद आपकी सेकंड रीडिंग हुई जिसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्राफ्ट किया उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा गया। थर्ड रीडिंग में क्या हुआ, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अंदर कुछ चेंजमेंट थे वो बता दिए, वो चेंज हो गए, सारी चीजें हो गई। उसके बाद असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर था 395 आर्टिकल्स, जो आज के टाइम पर और ज्यादा हो गए, बट कॉन्स्टिट्यूशन बना जब आर्टिकल कितने थे, 395। 8 शेड्यूल उस टाइम पर बने थे, आज के टाइम पर आपके टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, साथ में आपका प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल के अंदर बस बाद में एक 42nd अमेंडमेंट से थोड़े चेंजमेंट आए, उसके अलावा प्रीएम्बल आपका एज इट इज है, सिर्फ 3 वर्ड्स बाद में ऐड किए गए। पार्ट्स की भी बात करें तो उस टाइम पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, 22 पार्ट्स में। करंट टाइम में कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स आपके प्रेजेंट हैं। अब अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, बट फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, 26 जनवरी 1950 को। क्यों आया था, बिकॉज लाहौर जो सेशन हुआ था उसके अंदर 26 जनवरी 1930 को हमने एज अ पूर्ण स्वराज डे बनाने के बारे में सोचा था, इसीलिए उसी डेट को
दोबारा यूज किया गया हमारे रिपब्लिक डे के लिए। ये चीज हमने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस कर भी ली थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रटने वाली चीजें क्या क्या हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, 64 लाख। टोटल सेशन कितने हुए असेंबली के, टोटल हुए 12 में से जो लास्ट सेशन था वो कब था, ऑन 24 जनवरी 1950। तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक अडॉप्ट किया गया, जब तक कितने सेशन हुए थे, जब तक सिर्फ 11 हुए थे। ये तो फोर्स में आने से पहले आपका लास्ट सेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। उसके अलावा और याद करने की चीज क्या है कि टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। ये आपका टाइम पीरियड लगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने पड़ेंगे। नेशनल फ्लैग जो आज के टाइम पर हम यूज करते हैं उसको कब अडॉप्ट किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया जुलाई 22 1947 को। ये आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको कब अडॉप्ट किया गया, उसको अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 के अंदर। इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के अंदर वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने ही रेटिफाई की। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर कौन थे, लीगल एडवाइजर थे आपके BN राव। सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी थे HBR अय्यर। प्रेम बिहारी नरेन क्या थे, कैलीग्राफर थे। और जो एलिफेंट था वो क्या था, सिंबल था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म क्या था असेंबली के लिए, क्यों असेंबली को क्रिटिसाइज किया जा रहा था सारी वर्किंग इतनी अच्छी तरह करने की वजह से भी। एक तो इसलिए क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो थे वो नॉमिनेटेड भी थे और जो लोग इलेक्टेड भी थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इसकी वजह से। दूसरा उसको क्रिटिसाइज करने का रीजन था डोमिनेटेड बाय हिंदूज की, जो मैक्सिमम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो क्या थे, हिंदूज थे। टाइम कंज्यूमिंग की बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अगला रीजन क्या था, लॉयर और पॉलिटिशियन की डोमिनेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे। सरदार पटेल थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे। तो जो मैक्सिमम बड़े बड़े लीडर्स थे वो सभी लॉयर या पॉलिटिशियन ही थे, इसलिए भी असेंबली को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और फिफ्थ क्रिटिसिज्म का रीजन था डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि कांग्रेस असेंबली के अंदर डोमिनेट कर रही थी। तो ये हो गया आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। फीचर सिंपल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वी ऑल नो। हमने वेरियस सोर्सेज को यूज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसके अंदर रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिजिडिटी क्यों है कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लिखी हुई है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ चीजें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम टाइम टू टाइम चेंजमेंट लाते रहते हैं। फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, पंचायती राज भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, बट साथ में यूनिटरी बायस भी है कि सिचुएशन आने पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर भी यूज कर सकती है, जैसे इमरजेंसी का टाइम हो गया, कोई और टाइम हो गया, जिस टाइम पे वही फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट भी हो जाता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिलकर काम करते हैं, बट साथ में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी है, जुडिशरी आजाद भी है। सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि अगर आप हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से बिलोंग करते हो तो एक सिटीजनशिप आपके पास आपकी स्टेट की है और एक आपके पास कंट्री की, नहीं, हम सब क्या है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थी जो कुछ फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स ने किया, जो बुक्स के अंदर काफी हाईलाइटेड है, मेंशन है, एग्जाम में पूछी भी जाती। उनमें से एक बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे वर्ल्ड लेवल पर, इवॉर जेनिंग, जिन्होंने क्या बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज। केसी वॉरेन ने क्या बोला कि ये क्वासी फेडरल है, और ऑस्टिन ने क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया। ये भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, या फिर आमने सामने लिखकर पूछा जाता है, करेक्टली मैच कितने पेयर्स है, काफी तरीके से पूछा जाता है, हमें याद रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया, फेडरल स्कीम ली, पहली चीज। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, जुडिशरी का सिस्टम जो था वहां से भी हमें मिला। पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमें उसका आइडिया भी कहाँ से मिला, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिला।
हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनके बारे में भी मेंशन है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिली। उसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या मिला अब वो देखते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो साइनिंग पावर होती है वो तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रियल पावर कहाँ है, पीएम और कैबिनेट के पास। ये चीज कहाँ से ली हमने, ब्रिटिश से ली। रूल ऑफ लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली, ठीक है। उसके अलावा बाय कैमरलिज्म, एक आपका लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है। वैसे ही कुछ स्टेट्स के अंदर स्टेट के अंदर भी दो चैम्बर हैं, कुछ ही स्टेट्स के अंदर है, जैसे आपके बिहार के अंदर है, आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है। तो वो चीज भी कहाँ से आ गई, बाय कैमरलिज्म से ही आ गई। आपका जो कैबिनेट वाला सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। उसके बाद है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए। जुडिशरी की आजादी हमने कहाँ से ली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। अब देखो फर्क है, जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया होगा, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट होगी, वो कहाँ से लिया हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कहाँ से ली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। साथ में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहाँ से ली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने वहां से ली। साथ में जो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो वाला प्रोसीजर भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कनाडा से हमने क्या क्या लिया कि फेडरेशन हो, फेडरल सिस्टम हो, पर सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, और उस सेंटर को कैसे स्ट्रांग बनाए रखा जाए वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रेसिड्यूअरी पावर्स जो हमने ली वो भी हमने कहाँ से ली, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट को कुछ मैटर्स पर एडवाइस करते हैं, वो जो सारा सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या के लिए लिया, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट भी डिसीजन ले सकता है, सेंटर भी, दोनों में क्लैश होगा तो सेंटर का डिसीजन माना जाएगा। और साथ में पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग फॉर ऑर्डिनरी लॉज, वो भी हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। तो ये दोनों चीजें याद रखनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया था, जीओआई एक्ट 1935 से। बट जर्मनी से हमने क्या लिया कि इमरजेंसी के टाइम के अंदर हम कुछ फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। वो चीज हमें कहाँ से मिली, जर्मनी से मिली। फ्रेंच से क्या मिली, रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चीजें हमारे कहाँ, प्रेम्बल के अंदर मेंशन है, अदर जगह पर हमने इन चीजों को फॉलो किया। तो ये चीज हमें कहाँ से मिली, फ्रांस से मिली। साउथ अफ्रीका से क्या मिला, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए, जो आपके आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे चेंजमेंट ला सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से मिला। जापान से क्या मिला, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमें जापान कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। तो ऐसे करके हमारे तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। कुछ भी इन तीनों टॉपिक से ऐसा नहीं बचा है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए और हमने कवर ना किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।